नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो लाते हैं हम आपकी मदद करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है योर मनी से जुड़ा हुआ, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, जो आप योर मनी में पूछना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चन, नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। yourmoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं। अपनी क्वेरीज पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो ये रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आज हमारे साथ हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रूपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज नहीं, उससे पहले आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और वो है वॉलेटिलिटी रिस्क। कि जब हम वॉलेटिलिटी रिस्क की बात करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करता है, और किस तरीके की इंटेंसिटी वॉलेटिलिटी रिस्क प्रिवेल करती है अगर हम अलग अलग एसेट क्लास की बात करें। तो बताइए ऋषभ, वॉलेटिलिटी रिस्क के बारे में। दीपाली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, वॉलेटिलिटी रिस्क बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि जो प्राइस मोमेंटम जितना ऊपर नीचे होता है, रिटर्न्स का जो मोमेंटम ऊपर नीचे होता है, उसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं, राइट। अभी वॉलेटिलिटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है, मॉडरेट वॉलेटिलिटी हो सकती है, लो वॉलेटिलिटी हो सकती है। मींस जो प्राइस मूवमेंट जो होता है, जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना करे, उसको हम लो या मॉडरेट में रख सकते हैं। और जो प्राइस मोमेंटम बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होता है, रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, प्राइस जो इतना फ्लक्चुएट होता है, उसको हम हाई वॉलेटिलिटी रिस्क के ब्रैकेट में डाल सकते हैं। देखिए, जब हम इक्विटी एज एन एसेट क्लास की बात करते हैं तो वॉलेटिलिटी कम्स विथ इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इक्विटी एज एन एसेट क्लास। क्योंकि इतने हाई वॉल्यूम्स पे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं डोमेस्टिकली, रिटेल इन्वेस्टर्स, HNI इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, राइट। सो इट इज वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास विल बी हाईली वॉलेटाइल। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को खास ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, इसमें दो तरीके से इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। इन्वेस्टर्स वॉलेटिलिटी से घबरा भी जा सकते हैं, और इन्वेस्टर्स ऐसे भी सोच सकते हैं कि वॉलेटिलिटी इज टू बी कंसिडर्ड एज माय बेस्ट फ्रेंड। और मैं ये सेकंड पार्ट में बिलीव करता हूं, क्योंकि देखिए, जब वॉलेटिलिटी होती है, विच इज वेरी नेचुरल एंड विच इज वेरी हेल्दी फॉर द इक्विटी मार्केट्स, जब वॉलेटिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है टू इन्वेस्ट एट डिस्काउंटेड प्राइस। जब वॉलेटिलिटी होती है तो जब प्राइस नीचे जाता है, वैल्यूएशन रीजनेबल होता है, सो इट गिव्स इन्वेस्टर्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोअर प्राइस पे, आप पॉइंट्स पे आप खरीदो, राइट। और आप 3 साल, 5 साल, 7 साल लंबे समय तक आप पकड़ के रखो तो आपको अच्छा सा अपसाइड अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो बेसिकली वॉलेटिलिटी का दो पार्ट हो जाते हैं। एक डाउनसाइड वॉलेटिलिटी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और जब आप डाउनसाइड वॉलेटिलिटी में आप एडवांटेज लेके आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आपको जब अपसाइड वॉलेटिलिटी होती है, जब अपसाइड ट्रेंड आता है मार्केट में, तभी आपको छप्पड़ फाड़ के रिटर्न्स कमाने को मिलता है। सो बेसिकली ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टर्स वॉलेटिलिटी को स्टमक नहीं कर सकते, जो हाई वॉलेटिलिटी को स्टमक नहीं कर सकते, तो इक्विटी इज नॉट द एसेट क्लास टू बी इन। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए, आप आज भी अगर आप डेट या फिर फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हार्डली 5, 6, 7% रिटर्न मिलता है, विच इज नॉट इनफ टू एक्चुअली बीट इन्फ्लेशन। सो मेरे हिसाब से कंसिडर वॉलेटिलिटी एज योर बेस्ट फ्रेंड। आप सोच के समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करिए, लंबा समय रखें। लंबा समय रखने से वॉलेटिलिटी रिस्क काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। देखिए, यू कैन नॉट अवॉइड वॉलेटिलिटी रिस्क कंप्लीटली, राइट, यू कैन ओनली मिनिमाइज इट। एंड मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तरीका है टू मिनिमाइज वॉलेटिलिटी रिस्क, इसके आप लंबा समय रखिए। मेरे हिसाब से एक मिनिमम 10 साल का आप समय रखेंगे तो वॉलेटिलिटी रिस्क काफी हद से नीचे आ जाती है और मिनिमाइज हो जाती है। सो नंबर 1, कंसिडर वॉलेटिलिटी एज योर बेस्ट फ्रेंड एंड कीप अ लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन। अगर आप लंबा समय रखते हो तो काफी हद तक आप वॉलेटिलिटी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और क्विकली ऋषभ, इसीलिए शायद आमतौर पे जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो SIP रूट सजेस्ट किया जाता है ताकि वॉलेटिलिटी का बेनिफिट भी मिल सके। तो इसके सारे ड्रॉबैक्स भी नहीं है, बल्कि इसके बेनिफिट्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पर्सपेक्टिव से बात करें या रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो क्या कोरिलेशन आप देखते हैं वॉलेटिलिटी और रिटर्न्स के बीच में? क्या रेलेवेंस है वॉलेटिलिटी की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, अगर लॉन्गर टर्म विजन हो, या SIP का रेलेवेंस क्या है?
देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग एंड थियोरेटिकली स्पीकिंग, हाई वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू हाई रिटर्न्स। ओके, जो प्रोडक्ट, अगर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट है नंबर वन, राइट, और वो प्रोडक्ट अच्छा खासा वॉलेटाइल है, राइट, सो देन इन्वेस्टर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ द लोअर वॉलेटिलिटी। आप इन्वेस्टमेंट करिए लोअर लेवल्स पे, और आप होल्ड कीजिए फॉर 5 7 10 years, एंड यू विल सी कि आपको सुपीरियर डबल डिजिट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको मिलेंगे मार्केट में। सो अगर आप एसआईपी कर रहे हो, मार्केट वॉलेटाइल है, तो आप ज्यादा निवेश कर सकते हो, एसआईपी आप टॉपअप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, वॉलेटिलिटी का एडवांटेज ले सकते हो, राइट। एसआईपी में देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग एंट्री पॉइंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एसआईपी में एग्जिट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि आपने एसआईपी 10 साल के लिए किया, और 10 साल के बाद मार्केट एकदम सडनली क्रैश हो गया, तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर रिटर्न्स। मगर आपने अच्छा मार्केट कंडीशन में आपने रिडीम किया, तो आपका रिटर्न्स इंटैक्ट रहेंगे। सो जब भी आपको वॉलेटिलिटी नजर आता है, तो आप स्टेप अप करिए, टॉप अप करिए, और उसका एडवांटेज लीजिए। सेम विद लमसम, लमसम इन्वेस्टमेंट, आप रीजनेबल वैल्यूएशंस देखिए, थोड़ा सा करेक्शन पॉकेट्स देखिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। सो एसआईपी जस्ट कंटिन्यू द वे इट इज, उसमें वॉलेटिलिटी से घबराने वाली कोई बात नहीं। ऑन द अदर हैंड, एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टर्स मेरे हिसाब से ज्यादा निवेश करना चाहिए जब मार्केट डाउनसाइड वॉलेटिलिटी में चल रहा हो, दीपाली जी। ओके, चलिए, तो ये रही बात वॉलेटिलिटी की, क्या एडवांटेजेस मिलते हैं आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, किस तरीके का रिस्क रहता है वॉलेटिलिटी का अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, तो ये तमाम बातें आपको ऋषभ ने समझाई। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। दीपक पटेल हमारे पहले व्यूअर गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मेरा SIP लास्ट 11 ईयर से चालू है। फर्स्ट गोल 4,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और दूसरा गोल है जो मैं 2,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 4,000 वाला मेरा मैम गोल है वो चाइल्ड मैरिज के लिए, और दूसरा मेरा एक रिटायरमेंट के लिए। मैंने जो फंड सिलेक्ट किया है वो सब सही है, और जो मेरा गोल के हिसाब से वो जानना था मुझे। ओके, तो आपके अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है दीपक जी। मेरा मैम जो 4,000 वाली ऐसा है, उसका लमसम 11 लाख कहीं ना मेरा वैल्यू है अभी पोर्टफोलियो। ओके, ठीक है, तो पहले मैं इनका पूरा पोर्टफोलियो बता देती हूँ ऋषभ आपको। 4,000 की इनकी मंथली सिप है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 11 लाख, और 20 ईयर्स में बच्चे की शादी के लिए 50 लाख का इनका टारगेट है। एक्टिव पोर्टफोलियो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, ICICI प्रो ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस ELSS, टैक्स सेवर 1,000 ईच डाल रहे हैं ये। इसके अलावा इन्होंने 2,000 ये डाल रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, सालाना 10% स्टेपअप भी कर रहे हैं। 30 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांटम स्मॉल कैप 1,000। बताइए सजेशंस इनके दोनों पोर्टफोलियोज पर। दीपाली जी, पहले तो उनके 2 गोल्स है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, और दोनों गोल्स ही उन्होंने पोर्टफोलियो भी अलग करके रखे, विच इज वेरी गुड। नंबर 1 गोल जो 10 साल के बाद आता है, बच्चे की शादी, उसमें 4 म्यूचुअल फंड्स में देख रहा हूँ। आईसीआईसीआई ब्लू चिप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एक्सिस ELSS, टैक्स सेवर है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो पहले उनके गोल नंबर 1 पे आ जाता हूँ, और गोल नंबर 1 के पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, समय तो बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो रिस्क डेफिनेटली ले सकते हैं। मेरे 3 चेंजेस है दीपाली जी। नंबर 1, ICICI ब्लू चिप फंड को स्विच करके UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करें, क्योंकि एक पैसिव फंड होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पूरा का पूरा एक्टिव फंड का पोर्टफोलियो रखेंगे, तो अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस का रिस्क को बैलेंस करने के लिए मेरे हिसाब से एक पैसिव फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी फंड को मैं स्विच करने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही जायंट AUM फंड्स हो गए। अगेन दे आर वेरी गुड फंड्स, रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया दिए हैं, बट अगेन इट्स बहुत ही जायंट AUM फंड्स हो गए। तो मेरे हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा मॉडरेट, लो टू मॉडरेट AUM फंड्स रहेंगे, तो अल्फा जनरेशन के लिए काफी बेनिफिशियल, काफी इजी रहेगा। सो बेसिकली दोनों मिड कैप एंड स्मॉल कैप को स्विच करके, एक तो ईडलवाइज मिड कैप फंड में आप जाइए, और दूसरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को स्विच करके कोटक का स्मॉल कैप फंड में जाइए। सो ये बेसिकली मेरा पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन है। अभी मैं उनके गोल नंबर 1 पे आ जाता हूं। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट, आई एम अंडरस्टैंडिंग
20 इयर्स, ओके। सो 10 साल का ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मगर टाइम होराइजन 20 इयर्स है। आई करेक्ट माई सेल्फ, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। 20 इयर्स का टाइम होराइजन है। सो 20 इयर्स में 4,000 की अगर एसआईपी करेंगे प्लस 11 लाख रुपीस का जो पोर्टफोलियो है, वो करीबन 1 करोड़ 46 लाख, 1 करोड़ 46 लाख वो इकट्ठा कर पा रहा है। सो मेरे हिसाब से काफी कंफर्टेबली वो गोल तो नंबर 1 अचीव कर पा रहा है। अभी गोल नंबर 2 पे आ जाता हूँ। गोल नंबर 2 में टाइम होराइजन इज 30 इयर्स एंड उनका 2 फंड है गोल नंबर 2 में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड विच इज नाउ कोटक मिड कैप फंड, और एक क्वांटम का स्मॉल कैप फंड है। अभी उनको 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना है। पहले मैं उनके लक्ष्य पे आ जाता हूं दीपाली जी। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं 12% कंपाउंडेड रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। जो गोल नंबर 2 में जो 2000 की एसआईपी कर रहे हैं प्लस 10% की जो टॉपअप पे वो कर रहे हैं, वो करीबन 1 करोड़ 76 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। सो मैथमेटिकली, कैलकुलेशन वाइज, थियोरेटिकली वो दोनों गोल काफी कंफर्टेबली अचीव कर पा रहे हैं। अभी गोल नंबर 2 में मैं चाहूंगा कि ये दोनों फंड को स्विच करके एक ही फंड रखे विच इज लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड। सो ईडल वाइज का निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड रखे, उसमें ये 2000 की आप एसआईपी करें और स्टेप अप करें, तो इसमें लार्ज कैप और मिड कैप का अच्छे से आपको एक्सपोजर मिलेगा। प्लस आपके गोल नंबर 1 में जो पोर्टफोलियो नंबर 1 है, उसमें तो अच्छा खासा आपको मिड एंड स्मॉल कैप दोनों का भी एक्सपोजर मिल रहा है। सो ये बेसिकली मेरे सुझाव रहेंगे गोल नंबर 1 और गोल नंबर 2 के लिए। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन। आपके जो बच्चे के लिए जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें 3 फंड से आपको निकलना है। उनकी जगह यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, एडवाइज मिड कैप, कोटल स्मॉल कैप ऐड कीजिए, और जो एक्सेस का एलएसएस है वो आप एज इट इज़ कंटिन्यू कीजिए। आप 50 लाख के टारगेट की बात करें, लगभग 1.5 करोड़ आप इकट्ठा कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से। वहीं रही बात आपके रिटायरमेंट गोल की, तो आप 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन 2.25 करोड़ तक की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे। आपके लिए फंड्स बताए गए हैं। आपको निकलने की सलाह है दोनों ही फंड्स जो आपने रखे हैं, बल्कि उसकी जगह एडवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड लीजिए। आपका पॉकेट अलाउ करे तो आप नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, जो कि लार्ज या फिर मिड कैप कैटेगरी की हो सकती है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। मयंक हमारे साथ मौजूद है, माधव माफ़ कीजिए, माधव हैं हमारे साथ उत्तराखंड से। माधव जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम नमस्कार। सर नमस्ते। मैम मेरी ये थी कि अभी मेरा लगभग 50 लाख के करीब कॉर्पस बन गया है, और नेक्स्ट 2 इयर्स में 10 लाख के करीब मैं और सेव कर सकता हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं आपको पूरा पोर्टफोलियो भेजा है कि जिसमें मेरे ETF, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड वगैरह सब है। तो क्या मैं अगले 2 से 3 सालों में रिटायरमेंट अगर लेना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है मेरे को कि मैं, तो मेरा अभी 25 to 26,000 के पर मंथ एक्सपेंडिचर्स है, वो मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए। एक अच्छा। ये है, और दूसरा कि मैं ये भी चाह रहा हूँ कि अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूँ तो 4 साल का जो मैं अपना एक्सपेंसेस है उसको मैं एक सेफ जगह रखूँ जो इन्फ्लेशन को 1 और 2% से बीट कर पाए, और मैं उसको कर पाऊँ। ये मुझे एक चीज़ बताइए माधव जी, मैं ऋषभ से राय लूँ उससे पहले। 16,000 की आपकी एक्टिव एसआईपी है, 50 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। आपका कहना यह है कि क्या इस 50 लाख के कॉर्पस प्लस अगले 2 साल में जो 10 लाख की आप और बचत कर लेंगे, इस कॉर्पस के साथ क्या आप 2 साल बाद रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं? 25,000 का आपका मंथली खर्चा है, तो उतना आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पैसा चाहिए होगा। प्लस आपने जो लिखा है 4 साल के खर्चे के लिए कौन कौन से ऑप्शन सही है, इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? जी, जिससे कि ये तो हो कि जो मेरा पूरा पोर्टफोलियो वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टेड है, तो वो उससे मैं हैम्पर ना हो पाऊँ मार्केट अप एंड डाउन की वजह से। और आपके काफ़ी सारे गोल्स भी हैं, जिसमें डॉटर की एजुकेशन, बेटे की एजुकेशन, शादी एंड देन रिटायरमेंट के डिफरेंट गोल्स हैं, राइट? जी। ओके, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इनका ऋषभ, पहले मैं इनका सवाल क्लियर कर देती हूँ। इनकी एक्टिव एसआईपी 16,000 की चल रही है, 50 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 लाख इनके पास और होंगे अगले 2 सालों में। ये करंट सिचुएशन है। इसके अलावा ये सोच रहे हैं कि क्या अगले 2 साल बाद ये अपना रिटायरमेंट प्लान कर लें। 25,000 की मंथली एसआईपी, मंथली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इन्हें इनकम चाहिए होगी। इसके अलावा इनके कुछ गोल्स भी हैं, जिसमें 3 साल में 7 लाख, 12 साल में 20 लाख, 13 साल में 30 लाख, 20 साल में
40 लाख एंड देन आफ्टर 15 ईयर्स अगेन 1 करोड़। ये इनके अलग से सेपरेट गोल्स, इसमें बच्चों की एजुकेशन, शादी की प्लानिंग इनको करनी है। एक्टिव पोर्टफोलियो कौन सा है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000 मोतिया लार्ज मिड कैप, 3000 कोटक इमर्जिंग इक्विटी, 3000 कैनरा रोबो स्मॉल कैप, 2000 महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप। इसके अलावा जैसे इन्होंने मेंशन किया है बाकी कॉर्पस भी 75,000 इनके पास इक्विटी में 16.5 लाख डाले हुए हैं, ईपीएफ में 14.5 लाख, गोल्ड में 4 लाख, एसएस सुकन्या समृद्धि योजना में 3.5 लाख, 2 लाख एफडीज में, एलआईसी में 4.5 लाख, बाकी इनके बेसिक्स हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वगैरह किए हुए हैं। बताइए सजेशंस इनके लिए। दीपाली जी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बिफोर हैंड ये पोर्टफोलियो था तो काफी अच्छी तरह से मैंने भी स्टडी किया और कैलकुलेट किया। देखिए अनफॉर्चुनेटली उनको रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, वेदर इट इज 3 इयर्स, 4 इयर्स और 5 इयर्स, क्योंकि उनके एक तो नंबर 1 काफी सारे गोल्स है और गोल की रकम भी काफी बड़ी है। अगर मैं क्यूमुलेटिव गोल की रकम मैं करता हूं विच गोज टू मोर देन 2 करोड़, सो गोल की रकम प्लस जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और बाकी सारे जो मेडिकल खर्चे हैं उसको मैं साथ में करता हूं, तो अनफॉर्चुनेटली उनका कैपिटल कुछ ही साल में इरोड हो जाएगा। सो 60 लाख रुपीज विल नॉट बी इनफ, क्योंकि उनका एज इज ओनली 45। सो माय हम्बल सजेशन इज के ही शुड कीप वर्किंग at least for the next 10 to 15 years. This is my humble suggestion. Number 2, अगर वो कंटिन्यू रखते हैं काम करना तो उनकी एक एक्टिव इनकम आती है, और उनकी एक्टिव इनकम से जो एक्टिव एसआईपी में वो कर रहे हैं, मैं अभी एक थोड़ा सा एक कैलकुलेशन बता देता हूं। देखिए मैंने अज्यूम किया है 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटीज फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। ओके, देखिए जो 60 लाख रुपीज जो ऑलरेडी उनके पास सेविंग्स है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, प्लस उनकी जो 16,000 की जो एसआईपी कंटिन्यू रखेंगे फॉर द नेक्स्ट 12 इयर्स, तो वो करीबन 2 करोड़ 85 लाख इकट्ठा कर पाएंगे। ओके, सो मेरे हिसाब से ये जो 2 करोड़ 85 लाख इकट्ठा होगा आफ्टर 12 इयर्स, इससे उनके सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे बहुत कंफर्टेबली। अगर मैं पोस्ट टैक्स भी करता हूं, मैं ये तो मैंने प्री टैक्स फिगर बताया, मगर पोस्ट टैक्स फिगर भी कंफर्टेबली वो सारे गोल्स इकट्ठा कर पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, सारे गोल्स को फुलफिल कर पाएंगे। ओवर एंड अबव गोल्स को फुलफिल करने के बाद ही उनके पास सरप्लस बचा रहेगा। सो नंबर 1 माय सजेशन इज के उनको रिटायरमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स नहीं लेना चाहिए। at least 10 to 15 years एक्टिव इनकम रखनी चाहिए, वर्क करना चाहिए, तो ही अपने गोल्स और प्लस एग्जिस्टिंग खर्चे को वो मीट कर पाएंगे। देखिए मैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मगर जो थोड़ी बहुत उन्होंने इंश्योरेंस की डेटा दी है मुझे, वो इंश्योरेंस विल ऑल्सो नॉट बी इनफ, क्योंकि कल उठ के कोई बड़ी बीमारी आ गई उनके और उनके परिवार में, तो दिस इंश्योरेंस विल श्योरली नॉट बी इनफ। दीपाली जी देखिए, अभी मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूं। पोर्टफोलियो तो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड रखा है, सिर्फ एक ही चेंज करने जा रहा हूं पोर्टफोलियो में। जो महिंद्रा मैन्युलाइफ का जो स्मॉल कैप फंड है उसको स्विच करके आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करिए। सो अच्छा सा आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का अच्छे से ब्लेंड आएगा, बैलेंस आएगा पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप चेंजेस करें, प्लान करें, और रिटायरमेंट का भी ना सोचें। अभी आपके पास समय भी है, आपकी एज से 45 इयर्स है, आप कंटिन्यू कीजिए ताकि आप अपने गोल्स को क्लियरली पूरा कर सके। बात करते हैं अगले व्यूअर से, प्रशांत है हैदराबाद से। प्रशांत नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है। मेरी 19,500 की करंट एसआईपी चल रही है और मैं 5,000 की एडिशनल एसआईपी करना चाहता हूँ। आई एम कंसीडरिंग लार्ज कैप, तो एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू कराना था कि ये सही है या नहीं है, और जो अगर 5,000 एडिशनल एसआईपी करनी है तो वो कहाँ करनी चाहिए। मेरे 2 गोल हैं नेक्स्ट 10 इयर्स में, अराउंड 50 लाख का गोल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, एंड इन 15 इयर्स अराउंड 5 करोड़ का गोल फॉर रिटायरमेंट। ओके, हेलो, ओके, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जैसे प्रशांत ने बताया 19,500 की एसआईपी है, 5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5,000 की इनको एडिशनल एसआईपी करनी है, एचडीएफसी लार्ज कैप ये कंसीडर कर रहे हैं, प्लस जैसे इन्होंने बताया 10 इयर्स के लिए इनके बच्चे के एजुकेशन के लिए 50 लाख, 15 इयर्स में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ इनको चाहिए। पोर्टफोलियो इनका बड़ा है, क्विकली मेंशन कर देती हूँ मैं। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 लार्ज इंडेक्स फंड, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ, बंधन टैक्स एडवांटेज, क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई कॉन्ट्रा। क्या सजेशंस? दीपाली जी, पहले तो मैं उनके गोल पे आ जाता हूँ।
और दोनों गोल्स का मैं चाहूंगा कि वो एक ही पोर्टफोलियो रखें, मगर मैं जस्ट एक कैलकुलेशन वाइज में थोड़ा सा ब्रेकअप करके मैं बोल रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट गोल उन्होंने कहा है कि एक 50 लाख का कॉर्पस चाहिए फॉर द आफ्टर 10 इयर्स उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। जो 25,000 रुपीज की एसआईपी करेंगे तो करीब करीबन 58 लाख रुपीज इकट्ठा कर पाएंगे। सो गोल नंबर 1, सो जो एडिशनल जो एसआईपी जो प्लान कर रहे हैं उसको मिला के अगर 25,000 होता है तो वो अच्छा खासा अपना गोल नंबर 1 को अचीव कर पाएंगे, विच कम्स टू 58 लाख रुपीज। ओके, नंबर 2, अगर जो दूसरा गोल है 5 करोड़ का जो गोल है 15 साल में, अभी वो अनफॉर्चुनेटली जो गोल नंबर 1 है उसमें जो 25,000 की जो एसआईपी करेंगे उसी में ही पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। सो अगर गोल नंबर 2 अचीव करना है विच इज 5 करोड़ आफ्टर 15 ईयर्स, तो उन्हें इमीडिएटली 1 लाख रुपीज की एडिशनल एसआईपी करनी पड़ेगी पर मंथ। सो ऑल इन ऑल दोनों गोल मिला के 1,25,000 की एसआईपी करेंगे तो कंफर्टेबली गोल नंबर 1 आफ्टर 10 इयर्स जो कि 58 लाख इकट्ठा हो पा रहा है, और गोल नंबर 2 जो 5 करोड़ है आफ्टर 15 इयर्स वो अच्छी तरह से कंफर्टेबली इकट्ठा कर पाएंगे। ओके, अभी मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, पोर्टफोलियो तो ओवरऑल विच इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, आई डोंट सी मच ऑफ एन इशू, मगर मेरे थोड़े बहुत रिकमेंडेशंस ऐसे रहेंगे। देखिए, नंबर 1, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जैसा है वैसा ही ऐसा है वैसा ही रखें। नंबर 3, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, जस्ट कीप इट द वे इट इज। नंबर 4, ये नया फंड में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये इंट्रोड्यूस करिए। एंड नंबर 5, क्वांट का स्मॉल कैप फंड जैसा है वैसा रखे। सो मैं एक ही फंड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं विच इज मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये पांचों फंड में आप 20% एलोकेशन ईच रखें तो एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छा सा ब्लेंड बैठ रहा है ये पोर्टफोलियो में। दीपाली जी, चलिए, तो ये आपको सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। पोर्टफोलियो आपका छोटा किया गया है, किस फंड में कितना परसेंटेज एलोकेशन करना है वो तमाम डिटेल्स आपके नए पोर्टफोलियो रिलेटेड स्क्रीन पर नोट कर लीजिए और अकॉर्डिंगली चेंजेस कीजिए। चलिए, रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी और फटाफट से लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। ऋषभ हमारे साथ बने हुए अपनी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है मयंक चांदना ने। इनका पहला पोर्टफोलियो है, ये 31 ईयर्स इनकी एज है, मंथली एसआईपी 60,000 पर मंथ की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 16 लाख, 18 साल में रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं ये 6 करोड़ के लिए। साथ ही इनका एक दूसरा पोर्टफोलियो भी है जहाँ पर मंथली एसआईपी 40,000 की है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 7 लाख है, 18 साल में रिटायरमेंट, अगेन 4 करोड़। तो 2 पोर्टफोलियोज इन्होंने शेयर किए हैं। कौन कौन से पोर्टफोलियोज हैं? आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, एसबीआई मल्टी एसेट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 ईच। दूसरे पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रू फोकस, एसबीआई लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप। हालांकि इनसे बात होती तो क्लैरिटी मिलती है 2 अलग अलग पोर्टफोलियो क्रिएट करने का, उनके टारगेट्स अलग होने का क्या लॉजिक है, बट स्टिल ऑन एन एवरेज 1 लाख की एसआईपी है, ज़्यादा फंड्स भी नहीं है। क्या सजेशन इनके गोल्स पर? दीपाली जी, दोनों पोर्टफोलियो के टाइम होराइजन सेम है विच इज 18 ईयर्स। फिगर्स अलग अलग है बट उनका जो टाइम होराइजन है दोनों पोर्टफोलियो के लिए एक ही, दोनों गोल्स के लिए एक ही और दोनों गोल अमाउंट के लिए भी एक है विच इज 18 ईयर्स। और उन्होंने वैसे तो रिस्क एपेटाइट ठीक से मेंशन नहीं किया मगर दोनों पोर्टफोलियो को देख के मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उनका अच्छा खासा हाई रिस्क एपेटाइट है। सो मेरे हिसाब से दोनों 2 अलग अलग पोर्टफोलियोज को रखने की जरूरत नहीं है। एक टाइम होराइजन है, सिमिलर रिस्क एपेटाइट है, तो आप एक ही पोर्टफोलियो में मर्ज कर दीजिए। सो मेरे हिसाब से रेकमेंडेड पोर्टफोलियो ऐसा रहता है। वैसे फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है, सो मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो उनके लिए ऐसा बनते आ रहा है। दीपाली जी, देखिए, नंबर 1 पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड उनके पोर्टफोलियो से उठा रहा हूं, जैसा है वैसा रखे। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ये मैं एक नया फंड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। सो एक ही नया फंड में रेकमेंड करने जा रहा हूं विच इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, वो रखे। तो ये पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी अच्छे से ब्लेंड आ रहा है और दोनों स्ट्रैटेजीज ग्रोथ और वैल्यू का भी अच्छे से ब्लेंड आ रहा है। दीपाली जी, अभी देखिए, मैं अज्यूम करता हूं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 18 इयर्स। जो 1 लाख की जो एसआईपी जो ऑलरेडी कर रहे हैं प्लस 7 लाख का जो ऑलरेडी उनका जो पोर्टफोलियो है वो करीबन
8 करोड़ 20 लाख टू बी वेरी प्रिसाइज, 8 करोड़ 19 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। ये एक प्री टैक्स फिगर है। अनफॉर्चुनेटली वो अपना 10 करोड़ का गोल, जो कि ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है, एक गोल में 4 करोड़ चाहिए और एक गोल में 6 करोड़ चाहिए। सो दोनों गोल को मिला के जो गोल अमाउंट बनता है विच इज 10 करोड़ आफ्टर 18 ईयर्स, तो अनफॉर्चुनेटली वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे। मैं बहुत सिंपल इसके लिए सुझाव देता हूं, 5% की एनुअल एसआईपी टॉपअप करें तो मेरे हिसाब से पोस्ट टैक्स वो 10 करोड़ बहुत ही कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। एक और वैल्यू एडिशन है और एक और बेनिफिट है ये 5% टॉपअप करने का, कि काफी कंफर्टेबली वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। दीपाली जी, चलिए, तो पूरी सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। पोर्टफोलियो छोटा कर सकते हैं, प्लस बड़ा पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है, 2 अलग अलग पोर्टफोलियो की भी ज़रूरत नहीं है। 8 करोड़ 8.19 करोड़ के आसपास का लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे। स्टेप अप करेंगे तो 10 करोड़ का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। कौन से फंड्स रखने हैं, कितना एलोकेशन करना है, वो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। ऋषभ, थैंक यू सो मच आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आपके टॉप 4 फंड्स? दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड्स है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और DSP स्मॉल कैप फंड। मेरे हिसाब से ये चारों फंड में अलग अलग स्ट्रैटेजीज का भी ब्लेंड आ रहा है और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी ब्लेंड आ रहा है। दीपाली जी, ओके, तो HDFC फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा, एडलवाइज मिड कैप, DSP स्मॉल कैप, ये 4 फंड्स हैं ऋषभ की तरफ से, जो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो के तौर पे आप पिक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू ऋषभ आने के लिए शो में। इसी के साथ यॉम मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।